हेलो दोस्तों। तो मैं ओनली फॉर आईज ड्रीम की तरफ से एनसीईआरटी बुक है। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 6 क्लास का। तो यहाँ पे बहुत कोई पढ़ चुके हैं, पर जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले है कि ये बताना चाहूँगी कि यूपीएससी के लिए अगर दे रहे हैं या पीसीएस आप दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एक बार से काम नहीं चलेगा, बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत सा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखिएगा तो आपका एनसीईआरटी बुक से आ चुका है। ख़ास तौर पे आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप अगर उसको बनाते हैं तो आपको हमेशा पता रहेगा कि किस टाइप से आंसर लिखना है, क्योंकि बचपन में जो लिखे थे उस तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं यूपीएससी में। बस आपको ये है प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, बस वो तरीका आपको पता हो जाएगा और आंसर राइटिंग का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको। इस क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर हाँ इससे रिलेटेड ये होगा कि आप जो पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन बनाइएगा तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। इसलिए ये एनसीईआरटी आपका इम्पोर्टेंट है और उसको पढ़ना है कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़ना ही है। और इसमें जो भी नोट्स बनाए हैं वो ज़रूरी है कि आप हमेशा रिवीजन करते रहें। तो ये क्लास 6 का हिस्ट्री है और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे लाइन में लाइन पढ़ना है, तो देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और एक चीज़ है, जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक इंडेक्स बना लीजिए, विषय सूची जिसको कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे। तो ये हो गया आपका हेडिंग। उसके आप इंडेक्स में लिखिएगा फर्स्ट में रसीदा का सवाल, क्या है सवाल, कैसे पता चला, सेकेंड में हो जाएगा। इस तरीक़ा से आपका थर्ड में हो जाएगा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में हो जाएगा लोग कहाँ रहते थे, ये हो जाएगा। मतलब इंडेक्स में जो यहाँ पे ये चीज़ है आप इंडेक्स में वो डालिएगा। तो उसी टाइप से आप लिख दीजिएगा। इससे ये होगा कि आप जब भी याद कीजिएगा तो इसको रिकॉल कीजिएगा तो इससे ये वाला आपको याद हो जाएगा। कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे अगर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, शब्द है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे पता हो जाएगा कि इसमें ये चीज़ शब्द दिया हुआ है, इससे जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये सच में है। आप भी सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप भी सोच सकते हैं कि 100 साल पहले कैसा हुआ था। इससे ये होगा कि आप वहाँ पे कल्पना कर सकते हैं। जब यहाँ पे इतना टेक्निक है, तरीका है, सामान है, आपके पास मोबाइल है, पर 100 साल पहले तो मोबाइल नहीं हो सकता था ना। तो आप सोच सकते हैं कि पहले की दुनिया कैसे होगी, तो उस तरीके से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे यही रसीदा है जो है ये सवाल सोच रही है कि कैसा था हुआ होगा और कैसे पता चलेगा। तो कैसे पता लगाएंगे, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। मतलब कि आज जो हो रहा है 100 साल के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था हमारे समय में। मतलब अभी से 100 साल बाद तो हम रहेंगे नहीं हम लोग।
तो वही पूछ रहा है कि यही सवाल है कि 100 साल के बाद आप भी सोचिए कि क्या हम लोग तो हुए नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग ये क्या क्या करे हैं, कैसे घर बनाए। क्या है कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेक्निक आगे चला जा चुका होगा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारों, पशुपालकों, कृषि शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों का मतलब हो जाता है पुजारी के जो पंडित लोग होते थे सो ही, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ बात है, जब अभी के टेक्निक है, जब हम लोग नक्षत्र नवग्रह के बारे में है, जबकि भारत में बहुत पहले ही खोजा जा चुका था कि नक्षत्र के बारे में, अब नवग्रह के बारे में पता था। पर यहाँ पे कोई ऐसा देश नहीं है कि उससे पहले पता चला था। भारत को ही सबसे पहले उनके ताम्रपत्र में जो लिखा गया है, उनके पहले ही उन्हें पता था कि 9 ग्रह होते हैं। ये किसके काम था? तो पुरोहित जो लोग थे, शिल्पकार जो थे, वो सब पुरोहित जो लोग थे वो उनको पता था कि 9 ग्रह क्या होता है। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। एक बात है, मतलब बहुत साल पहले, साल नहीं लाख वर्ष पहले लोग नदी के किनारे क्यों रहा करते थे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि कोई चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कई लाख वर्ष पहले लोग नदी के तट पे रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, जिसके कारण वो पानी से बहुत काम में लाया जा सकता था। खेती के लिए, पीने के लिए, नहाने, जो भी काम है, पानी का नज़दीक होने के कारण वहाँ पे लोग ज़्यादा रहा करते थे नदी के किनारे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब शिकार करना। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बन सकता है कि सबसे पहले कृषि में फसल किसने उपजाया किया गया? तो गेहूं और जौ को आरंभ किया गया। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को आरंभ किया गया। यहाँ पे क्या है? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले। तो फिर यहाँ पे उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गांवों तथा गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि गांव और जो मध्य भारत का विंध्य है उसको आपको पता लगाने के लिए कह रहा है, तो आप मैप में देख सकते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, मतलब गांव और विंध्य की पहाड़ी में, जहाँ सबसे पहले चावल एवं स्थान विंध्य में उत्तर में स्थित हुआ। मतलब यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था।
यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका एक और काम है, जैसे कि आपको देखना होगा कि चंबल नदी किस राज्य में आता है, आपको ये खोजना होगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चंबल नदी कौन सा है और कहाँ, कौन सा राज्य में है, और इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है। थार इसी टाइप का, यहाँ पे जितने भी नदी है उसके बारे में आपको पता लगाना है कि कौन कौन से राज्य में है। और यहाँ पे एक और दिया दे रहा है कि आपको पता लगाने के लिए कह रहा, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का क्या बोले, कि आप जो भी है उसका राज लिखिए, एक नोटबुक कॉपी लिखिए, उसमें आप जितना भी यहाँ पे मैप में दिया हुआ है उस किस राज्य में है और इसकी सहायक नदी कौन सी है, आपको ये लिखना है, नोट बनाना है। और सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो यहाँ पे आपको पता लगाने के लिए कह रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध भारत में वर्तमान में जो है बिहार के नाम से प्रसिद्ध है, नाम है, जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे बिहार मगध का शक्तिशाली राज क्यों था, क्योंकि ये गंगा किनारे है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत समृद्ध था। क्यों समृद्ध था, क्योंकि ये नदी के किनारे था, आने जाने की व्यवस्था थी। इसी कारण, क्योंकि नदी के कारण बहुत सारे फसल हुआ करते थे और आदान प्रदान जो हुआ करते थे, अर्थव्यवस्था वहाँ की अच्छा थी, इसलिए वो बहुत समृद्ध था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। और एक चीज़, जब भी आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ को मत छोड़िएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है, कभी कभी होता है कि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में बहुत ऐसा है कि आपका इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ के बल्कि इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, गंगा के दक्षिण नदी आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मगध, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों की दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पड़ोसी देश के बारे में पूछेगा तो आपको ये बताना होगा। और यूपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो एक छोटे छोटे चीज़ को भी आपको याद करना होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पड़ोसी देश पे पूछा जा चुका है क्वेश्चन यूपीएससी में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए, आपका ये आया है। और ये 2021 में आपका पूछ दिया कि जैसे कि अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश कौन सा है, कौन कौन सा देश आता है। हर साल पूछता था कि भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो 2021 या 21 में पूछा 21 या 22 में पूछ दिया कि अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो आपको ये भी सोचना है अगर आप यूपीएससी या पीसीएस दे रहे हैं तो इसी छोटी छोटी बात को आपको याद रखना है।
दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में भी तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थानों जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी की जाती थी। यहाँ पे आपसे एक मन में क्वेश्चन को बनाने का एक भी तरीका है। तो यहाँ पे पूछा, अब मन में हो सकता है कि लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो आप तो अभी मनोरंजन के लिए ही खास तौर पे एक दूसरे स्थान पे जाते हैं, पर पहले होता क्या था कि बहुत सारा जिज्ञासा था कि मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, और अपनी अर्थव्यवस्था गुजर बसर करने के लिए भी बहुत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। अपने वस्तुओं को बेचने के लिए भी बहुत कोई जाया करते थे, उसी तरह से जाया करते थे। कभी कभी आपदा के कारण भी अगर एक जगह से आपदा आया है तो दूसरे जगह वहाँ पे जाया करता था। बिहार के बहुत सारे ऐसे, बिहार के गंगा के तट के बहुत ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अगर वह बाढ़ आया है तो ज़मीन कटता है। तो ज़मीन कटने के कारण क्या होगा, वो घर छोड़ के, क्योंकि गंगा में वो घर समा जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे जगह अपने जाया करते हैं थे पहले। तो यही है कि गंगा नदी के किनारे चाहे और सब नदी के किनारे ज़मीन कट गया तो दूसरे जगह वो पलायन करते थे, तो हासिल की जाती थी। इससे वह उसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा दे चुका कि क्यों जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। क्या बताए थे, मतलब जिज्ञासा जो होता है कि आगे क्या होगा, जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कि समुद्र को पार करने के लिए, कि इस तरीके से जाने से, यहाँ पे सीधे जाने से क्या मिलेगा आगे, उत्सुकता में यात्रा किया करते थे बहुत सारे लोग। इसी तरह खोजते खोजते, भारत की खोज करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे देशों का पता लगा था। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब बहुत सारे जगह अगर आप भी जाइएगा, बहुत सारे जगह घूमिएगा, तो आपको वहाँ के बोलचाल, मानते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, पर जो अगर मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है, हाथ कट गया, तो आपको पता तो चलेगा ना कि इसका हाथ कटा है, इसे ये प्रॉब्लम है। बहुत ऐसा चीज़ है कि आपको खुद पता चल जाएगा। आप उनकी बातों से नहीं, उनके इमोशन से पता चल जाएगा उनको क्या तकलीफ है। तो एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला था, उसी तरीके से उन लोगों को भी मिल जाता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक में देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के
इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि बोलते हैं ना कि नया नया डिश बनाने का सीखना है। वीडियो हो, आजकल हम लोग वीडियो देख लेते हैं, पर पहले ज़माना में ये सब कुछ नहीं था। तो एक दूसरे के विचारों को ही, उन अनुभव को ही हम लोग आजमाते थे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। मतलब आपको पता लगाना है कि ईरान और यूनान कहाँ पे है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। आपका 1995 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए 1995 का या 94 का क्वेश्चन है हिस्ट्री में आपका, कि कौन सा है, किन लोगों ने इंडिया नाम रखा है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आपको पता रहना चाहिए। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस नदी के तट इंडिया नाम कहा। फिर भारत, यहाँ पे देखिए ये आप क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हो तो सचमुच का क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यहाँ पे ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये पांडुलिपि जो लिखते थे पहले उसको कहा जाता है, जिसमें हम आज कागज में लिखते हैं तो एक लिखा होता है। सो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताम्र के पत्तों को काटकर उसमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ इसी प्रकार से ये पत्ते से बना हुआ। और आपको पता है कि कागज का सबसे पहले आविष्कार कौन से देश में हुआ था? वहाँ पे कौन से देश में है? तो आपको ये पता है कि सबसे पहले कागज का प्रयोग बनाया गया था तो चीन में बनाया गया था सबसे पहले। जो आज हम कॉपी लिख रहे हैं वो चीन का आविष्कार का है। पेज जो होता है सबसे पहले कागज चीन में बनाया गया था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो आपको ये भी पांडुलिपि क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे आराम से शब्दों में बोल दिया है, हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताम्रपत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से
तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो यहाँ पे एक तरह से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ ये है कि आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। पढ़ ले, थोड़ा सा बोलते हैं कि जानकारी, नॉलेज रहना चाहिए कि किस टाइप से पहले के ज़माना में रहता था। तो ये है असली का पांडुलिपि। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी इनमें से कई सांस्कृतिक में लिखी हुई मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो यहाँ पे ये आपका पांडुलिपि का प्रायः प्रयोग कहाँ पे होता था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पर किस साल आया है पर ये तो याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्यों किया जाता था? तो मंदिरों और विहारों, यूपीएससी में नहीं तो ये पीसीएस का कोई क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे यही ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, मंदिर और विहार। और बहुत सा ऑप्शन था, पर मंदिर और विहार प्रायः उपयोग किया जाता था। तो इसके लिए, और उसमें ऑप्शन में बहुत सारे थे तो उसका ऑप्शन गलत था, पर ये मंदिर और विहार में ज़्यादा करके उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे ये भी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख शासकों नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया गया था। इन शासक के विषय में तुम मतलब दूसरा लेसन में पढ़ सकते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में उपयुक्त होने वाली यूनानी और अमरैमिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं।
तो बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, यहाँ पे पुराना जब बना हुआ था तब का है ये सिक्का। तो इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। यहाँ पे यही है पुराना जब सिक्का का है उस टाइम का सिक्का और घड़ा का है चित्र। तो यहाँ पे ये है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा केरल में मछली खाया जाता था पहले। तो ये आपका है, वहाँ पे अभी भी ज़्यादा यही है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ियाँ के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक और अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत का अध्ययन दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राज्यों तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देख सकते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हो रहा, पहले भी वही चीज़ था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकाकर कर रहे हैं, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते। इस तरह भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम शासकों तथा उनके लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद इन दिनों की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसकी तरह का कोई और वर्ष बताएंगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे यही तिथियों के बारे में पूरी जानकारी दिए गए हैं और इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD लिखी पाती हो तो
इनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी एडी के जगह में CE तथा BC की जगह में BCE का प्रयोग होता है। इसी CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समानता हो गया। भारत की तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। अन्यत्र जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों का उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता ज्ञान लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोस्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वानों यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा गया। यहाँ पे कारतूस क्यों कहा गया? तो यहाँ पे दिया ही है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो, L अक्षर यहाँ पे दिया जो है उसका मतलब है यहीं पे। ये समझने का है, ये सब उतना काम का नहीं है, पर जो ऊपर में दिया था वो बहुत काम का है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, तो ये आपके लिए बहुत है, ये उपयोगी शब्द है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शब्द है तो यही पांडुलिपि क्या है, यात्रा कौन कौन करते थे और क्यों करते थे, पुरातत्व किसे कहते हैं, कौन सा है, इतिहासकार कौन कौन सा जगह खोजे हैं, जैसे सिंधु घाटी कौन खोजा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इस सब का है। तो आपको आप क्या करना है, ये क्वेश्चन बनाना है। आपको एक कॉपी ले लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना है। तो हाँ, मैं अब इसका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इससे ही 6 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे अगर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं दूंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो गलत हो उसे कमेंट करके बताएं और आलतू फालतू कमेंट मत करें। थैंक यू।